नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। आप इस वक्त टाइम्स ऑफ भारत पर हैं और मेरा नाम है अंकित त्यागी। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। आज सुबह से ही एक बड़ा इंटरव्यू जो टाइम्स ऑफ भारत पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का था, जिसने पूरे चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया। किस तरीके के तीखे प्रहार किए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे काशी मथुरा का मामला हो या फिर प्रियंका गांधी हो। बिल्कुल जिसे अंग्रेजी में नो होल्ड्स बार इंटरव्यू कहते हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ ने सभी सवालों का सीधा जवाब दिया। कुछ बातों पर जवाब देने से शायद थोड़ा गोलमोल भी कर गए। अब उन्होंने उस इंटरव्यू में क्या क्या कहा, वो प्रमुख बातें भी आपको दिखाएंगे। और जैसे जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो है वो नजदीक आ रहे हैं, हर पार्टी जीत तोड़ प्रचार में जुटी हुई है। अपने पाले में लेने के लिए लोगों को पुरजोर कोशिशें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चुनाव जीतने का पूरा एजेंडा सेट किया है। टाइम्स ऑफ भारत के कंसल्टिंग एडिटर सुशांत सिन्हा के साथ बातचीत करते हुए योगी आदित्यनाथ ने हर मुद्दे पर अपनी बात को रखा। अब हम उसी इंटरव्यू का थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लेते हैं और यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनके दावों में दम कितना है, जनता किसकी बातों को सीरियसली ले रही है। सबसे पहले सुनाते हैं आपको योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को लेकर क्या कहा। देखिए, वंशवादी और परिवारवादी लोगों से आप क्या उम्मीद करते हैं? जिनका दृष्टिकोण, जिनके लिए अपने स्वयं का परिवार ही पूरा प्रदेश हो, जिन्होंने प्रदेश की जनता को विकास से, केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं से वंचित किया हो, जिन्होंने केवल अपने परिवार और अपने वंश के अलावा किसी का हित नहीं किया हो, उनसे आप इससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। अब ये बात योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो अपने से परिवार के बारे में सोचते हैं उनसे क्या उम्मीद करें। इस पर अखिलेश यादव ने भी, आज उनकी भी चुनावी रैली थी, बुंदेलखंड के दौरे पर हैं, एक करारा प्रहार वापस किया। पहले आपको वो भी सुनवाता हूं। बहुत संस्था में बैठे लोग कहते हैं परिवारवाद, परिवार परिवार। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिनके परिवार होते हैं वही परिवार वालों का दुख समझ सकते हैं। जिनका परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते। और ये हमें नहीं लगता कि योगी मुख्यमंत्री है, योगी नहीं है, ये मुख्यमंत्री योगी नहीं है। ये योगी वही होता है जो दूसरे का अपना दुख समझे। हमने तो यही पढ़ा है गीता में कि जो दूसरे का दुख अपना समझे वही योगी है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके जो बड़ी बातें उन्होंने कही हैं उसको आपको सुनवाएंगे और उस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया और उस पर दावे जो हैं और उसके प्रति दावे जो हैं वो सब भी आपके सामने रखेंगे। अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ थोड़ी देर में डॉक्टर अजीज खान भी जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। असीम वकार AIMIM से हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं शरद प्रधान, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया। सबसे पहले आपने सुना जिस तरीके से आज योगी आदित्यनाथ ने इस इंटरव्यू में अखिलेश यादव पर फिर से परिवारवाद का आरोप लगाकर अपनी बात को आगे बढ़ाया। मैं सबसे पहले आप पर आना चाहता हूं असीम वकार साहब। असीम वकार साहब से पहले मैं समाजवादी पार्टी के डॉक्टर अजीज खान से एक छोटा सा रिएक्शन ले लेता हूं। ये जो बात बार बार होती है डायनेस्टी की, कि देखिए घुमा फिरा कर सिर्फ मुलायम सिंह यादव जी के बाद अब अखिलेश यादव जी, परिवार का ही राज चलेगा। आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सबसे बड़ा हैंडल है पूरे चुनाव में आपके खिलाफ पूरी डफली बजाने के लिए? देखिए अंकित जी, एक पूर्वांचल में एक कहावत है कि जाके पैर ना फटे बेवई, सो क्या जाने पीर पर आई। ये बड़ा फेमस कहावत है और इसको लोग आम चर्चा में रखते हैं। जिसके वाकई में देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही कि जिसके परिवार ही नहीं उसको परिवार का दुख दर्द क्या मालूम। भाई कोरोना में लाखों मौतें हो गई, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, बेड नहीं मिला, हॉस्पिटल नहीं मिला। अगर परिवार होता तो परिवार का दर्द पता होता माननीय योगी जी को। वो तो इस परिवार को, दूसरों के परिवार को छोड़ करके वो तो पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार करने चले गए। तो उनको परिवार से कोई लेना देना नहीं। यही हाल माननीय मोदी जी का है, यही माननीय योगी जी का है। तो ये परिवार की बात जो की जा रही है, देखिए परिवार जिसके रहता वो संवेदन
गिनता नहीं उसके अंदर होती है। पर परिवार वो से ज्यादा संवेदनशील होता परिवारवाद है। की बात है। कहते हैं कि देखिए भाजपा में तो कोई भी कार्यकर्ता है वो किसी भी स्तर तक पहुंच सकता है, क्या समाजवादी पार्टी में भी संभव है कोई अखिलेश यादव के सामने खड़ा हो जाए? इसका मतलब आपको पूरी जानकारी नहीं है अंकित जी। एक लंबी फहरिस्त है, कहिए तो बता दूं। बताइए ये सर। पंकज सिंह कौन है? पंकज सिंह कौन है? जरा मैं दुष्यंत सिंह कौन है? अरे भाई तमाम लंबी फहरिस्त है, क्या मुझसे बात आप करवाना चाहते हो? वो सब कोई मतलब नहीं रखता है। देखिए मतलब की बात समझिए, एक लंबी फहरिस्त है, कुछ बताने की जरूरत है। आप भी जानते हो, अनिला सिंह भी जानती है। हम मुद्दे की बात करना चाह रहे हैं, कौन परिवार, किसके पास परिवारवाद है, किस पार्टी में किसमें नहीं है, वो किसी से लुका छिपा नहीं है। एक बात आप जानिए, ठीक है, बड़ा अहम मसला है, उसको समझे आप। आज दर्द की बात हो रही है, देश के दर्द को आखिर मोदी जी क्यों नहीं समझ पा रहे? 700 परिवार अनाथ हो गया, 700 परिवार के लोग शहीद हो गए। कौन जिम्मेदार होगा? अगर जिसके परिवार होता उस परिवार के दर्द को समझता। ये बड़ा पर्सनल अटैक सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है अनिला जी। अब बात इसमें सीधे कुल मिलाकर आती है कि आपके पास आप परिवारवाद की बात करते हैं, वो परिवार की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में सिर्फ इसी के चक्कर में, इसी धुरी पर पूरा चुनाव घूम रहा है। अंकित जी मेरे से? जी आपसे। जी मेरी राम राम सबको। और मैं सुन रही थी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बंधु को, डॉक्टर अजीज खान। डॉक्टर अजीज खान, कैसी बातें आप करते हैं? परिवार का मतलब केवल पत्नी होती है क्या? हाँ, पत्नी के अलावा कुछ परिवार नहीं होता है क्या? आप भाई नहीं होते हैं क्या? आप पुत्र नहीं होते हैं क्या? तो आप चाचा नहीं होते हैं क्या? मतलब परिवार में केवल अगर पत्नी नहीं है किसी के साथ तो उसका परिवार ही नहीं है। अगर अखिलेश यादव जी बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर बैठकर उसकी एडवोकेसी करना जरूरी है। और परिवार में जो सबसे परिवार का बड़ा होता है वो कुछ नहीं होता। मुलायम सिंह यादव जी के साथ क्या किया, शिवपाल जो उनके चाचा हैं उनके साथ क्या किया। और आपको एक चीज और समझा दूं, आप पंकज सिंह और भी लोगों का उदाहरण दे रहे थे ना जी, ऐसे उदाहरण आपकी पार्टी में भी बहुत होंगे साहब। पर एक ही परिवार राज करता है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी पर। जो एक परिवार जो या राज करता है उसको डायनाक्रेसी बोलते हैं, उनको डायनाक्स बोलते हैं, समझिए ना। इसलिए तो आपको समझदार है, आप डॉक्टर अजीज खान हैं, बुद्धि रखते हैं, ये जानबूझ के आप ना समझ बने रहते हैं। ना पूछो साधु की, और साधु के लिए जो होता है ना, साधु के लिए पूरा संसार जो होता है वो उसका परिवार होता है। थोड़ा समझ कर आया करें, कमाल है। अगर नहीं समझ में आता है तो थोड़ी हिंदू महात्मा का मतलब समझती है ना, धर्म के बारे में देखिए समझती है ना। मैं कोशिश करूंगा एक हम थोड़े सभ्य तरीके से इसको पूरा कर लें, एक दूसरे पे पर्सनल अटैक ना करें। वो आप लोग अपनी रैलीज के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। कम से कम यहां पर मेरा कंट्रोल है, तो कम से कम पर्सनल अटैक ना करें और सबको बोलने का मौका मिल जाए, वो ज्यादा बेहतर होगा। शरद प्रधान जी, क्योंकि मैं अजीम वकार साहब के पास आने से पहले, क्योंकि ओवैसी जी पर और मुसलमानों के जो वोट हैं उस पर भी योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारी बातें कही हैं, पर शरद प्रधान जी अभी थोड़ा पुराना हो गया परिवारवाद वाला हमला, या अभी भी चल रही है पूरी बात? और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का काउंटर अटैक है, पर्सनल अटैक तो शायद सीख नहीं पाए अभी तक। मोदी जी पे भी जिन्होंने पर्सनल अटैक करा, कहीं ना कहीं लोग इस तरह की राजनीति को बहुत पसंद करते नहीं है। नहीं, दुर्भाग्यवश ये राजनीति का स्तर ऐसा ही हो गया है और कोई भी इससे अछूता नहीं है। जो लेवल है वो इतना ज्यादा गिर चुका है और नैरेटिव सेट करते हैं। जब आप इस पे उतर आएंगे कि कम्युनल डिवाइड पे, तो दूसरे लोग उस तरीके के प्रतिक्रिया करेंगे ही। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इससे बचा हुआ है। अनफॉर्चुनेट है ये, लेकिन राजनीति इसी स्तर की हो गई है। जितनी गंदी भाषा का इस्तेमाल होता है वो पहले कभी देखा नहीं गया। मैं जब 45 साल हो गए जर्नलिज्म में, और कभी भी इस तरीके की इतनी बदतर हालत नहीं हुई। लेकिन इसके लिए ये किसी एक को जिम्मेदार ठहराना भी गलत है, क्योंकि पर्सनल अटैक का जहां तक सवाल है तो योगी जी तो कभी नहीं कतराते पर्सनल अटैक करने से। तो जाहिर है कि अगला जो दूसरा बैठा हुआ है वो भी करेगा यही किसी तरीके के जी। और जहां तक बीजेपी का देखिए सवाल है, ठीक है, बीजेपी समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ा बेवकूफी का स्टेटमेंट जिन्ना वाला लेके दिए, कहा था, इसमें कोई राइट नहीं। लेकिन उसको जिस बीजेपी इस्तेमाल करेगी, उसके पीछे क्या मकसद है? कम्युनल डिवाइड। और क्योंकि घूम फिर के जितने भी बीजेपी और इनके नेता बात करते हैं विकास की, लेकिन अल्टीमेटली इनका लास्ट कार्ड यही रहता है, जब इनको लगता है कि अब कुछ नहीं,
हाथ नहीं लग रहा है या हाथ से जमीन खिसक रही है, तो फिर घूम फिर के हिंदू मुसलमान पे आ जाते हैं, जो और ज्यादा इसी पर जो दुर्भाग्य। जी, इसी पर हमने योगी आदित्यनाथ जी से सवाल पूछा, असदुद्दीन ओवैसी पर भी सवाल पूछा कि वो भी वहां पे अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, और साथ ही साथ क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान योगी आदित्यनाथ के लिए वोट करेगा, उनको एक्सेप्टेबल है? इस पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, आपको वो सुनवाते हैं और उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आरोप जो आप पर लगता है कि आप मुसलमान विरोधी हैं, और ये असदुद्दीन ओवैसी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। देखिए, ओवैसी के लिए उत्तर प्रदेश बंजर है, उनकी कोई भूमिका यहां नहीं होगी। उनकी विध्वंसात्मक और नकारात्मक राजनीति के लिए उत्तर प्रदेश के लिए कोई जगह नहीं। उत्तर प्रदेश ने उस प्रकार की राजनीति को 2014 में तिलांजलि दे दी। अपना हाथ पैर मार रहे हैं, वह सपा बसपा या कांग्रेस किसके एजेंट हैं कुछ पता नहीं लग रहा था ये, लेकिन वह भड़काने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। कभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर, कहीं राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के नाम पर, कभी किसी अन्य उसके नाम पर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश ओवैसी के किसी बहकावे में आएगा। असीम वकार जी, ओवैसी साहब के किसी बहकावे में आएंगे नहीं, वो अब योगी जी तय नहीं कर पा रहे किसके एजेंट हैं ओवैसी जी? देखिए, उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब के लिए उत्तर प्रदेश बंजर जमीन है। उत्तर प्रदेश बंजर जमीन है तो उनको बता दूं, आली जनाब योगी साहब, हम लोग वो राजनीतिक किसान हैं, वो परिश्रमिक किसान हैं कि बंजर से बंजर ज़मीन भी हम हल चलाकर उसमें से अनाज उगा लेंगे, अपना हिस्सा निकाल लेंगे। और हमको ये भी पता है, हम इस तरह के किसान हैं राजनीतिक कि हमको ये पता है कि कौन सी ज़मीन में कितना हल चलाना है, कौन सा बीज डालना है, कौन सी खाद डालना है, कितना पानी डालना है। आप हमारी फिक्र मत कीजिए, बिल्कुल मत के बीच से काम चल जाएगा क्या? हाँ, आप अपनी फिक्र कीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार ठान लिया है कि पूरी तरीके से बंजर बनाकर भाई भेज देगी आपको। सीए एनआरसी की जमीन से बीच से काम चला लेंगे क्या सर? अपना एक एक इंच आपके लिए बंजर हो जाएगी। मैंने कहा ना, उनसे कहिए आप अपनी फिक्र करें, जनता ने मूड बना लिया है कि अपने से बंजर बना देंगे आपको। तो क्या ये सीए एनआरसी का बीज ही सबसे उपयुक्त बीज लग रहा है ओवैसी साहब को? बहुत से बीज हैं सर, सीए एनआरसी तो आप पकड़ के बैठ गए, खाली एक बीज पकड़ के बैठ गए। अच्छा, तो वो पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, सरसों का तेल महंगा, गैस महंगी, महंगाई चरम पर पहुंच गई, नौकरियां नहीं हैं, 50,000 मदरसा छात्रों को, मदरसा टीचरों को तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, टीटी वालों पर लाठियां चार्ज हो रही हैं, बच्चे जो रात भर पेपर की तैयारी करते हैं उनके पेपर लीक हो रहे हैं। एक नहीं, हजारों मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के। अनिला जी, इतने सारे मुद्दे हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं ओवैसी के लिए जो जमीन है वो बंजर है। अभी राजनीति में जब तक आखिरी वोट काउंट नहीं हो जाता तो थोड़ा सा शायद कॉन्फिडेंस देखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन किसी भी प्रतिद्वंदी को ऐसे बिल्कुल हटा देना। फिर आप कहते हैं कि जो मुसलमान वोट की बात आती है, पोलराइजेशन की बात आती है, तो फिर आप कहते हैं कि देखिए वो लोग तो पोलराइजेशन कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे। नहीं, हमें करने की जरूरत भी नहीं है ना। ठप्पा लगाया हुआ है ना हमारे ऊपर तो हिंदू पार्टी का ठप्पा लगाया हुआ है ना कि पूरे भारतवर्ष में इकलौती हिंदू पार्टी है, ठप्पा लगाया। जबकि हम तो सारे के सारे जितने भी नागरिक हैं हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, जो भी योजनाएं भी होती हैं, वो जितने भी डिजर्विंग है अबव कास्ट एंड रिलीजन लाइन, हम सबको उनका बेनिफिट पहुंचाते हैं, पर फिर भी ठप्पा लगाया हुआ। खैर, इनकी मर्जी। हम इनकी मैडम, तो इस ठप्पे को हटाने के लिए कुछ कोशिश करेंगे क्या इस बार आप लोग? किसी मुसलमान कैंडिडेट को भी आपके यहाँ से कोई टिकट मिलने वाला है क्या? हम जीतने वाले कैंडिडेट को टिकट देंगे, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। हम तो देखते नहीं, जाति और धर्म के आधार पे कोई चीज नहीं देते। एक चीज है, एक अनार तो बाकी जो पार्टियों से मुसलमान कैंडिडेट जीत जाते हैं वो हारने वाले कैंडिडेट होते हैं। सिर्फ आपकी पार्टी में ऐसा कैंडिडेट है जो जीत नहीं सकता मुसलमान कैंडिडेट?
अरे कोई बाकी तो राजनीतिक दल के कहते हैं ना, दोनों हाथ और सर, सब कुछ अपीजमेंट वाली यानी तुष्टीकरण वाली राजनीति की जो कढ़ाई है उसमें डुबा के रखते हैं। हम तो नहीं रखते। मैं उल्टा कर दूं, मैं तो कहूं आप मेजॉरिटी की राजनीति करते हैं। अगर आप उन्हें कहती हैं कि वो माइनॉरिटी का तुष्टीकरण करते हैं तो आप मेजॉरिटी को प्लीज करने की राजनीति करते हैं। हम तो जीतने के लिए भैया चुनाव लड़ते हैं। अब इसमें जिसको जो कहना है कह ले। मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, एक अनार 100 बीमार। 20% जो मुसलमान है सब कह रहे हैं मेरे हो जाओ, मेरे हो जाओ। सपा वो कह रही है, बसपा वो कह रही है, कांग्रेस वो कह रही है, राजभर की पार्टी अलग कह रही है। और यहाँ पर अब नए नए मेहमान आए हैं। पर बीजेपी और योगी जी तो नहीं कह रहे हैं कि हमारे हो जाओ। हम किसी के लिए भी नहीं बोलते ना। अच्छा, हम तो नहीं बोलते। हम तो वो कैंडिडेट को उतारेंगे जिसको हमें लगेगा बिल्कुल ठीक है और हमारी पार्टी का विषय बहुत अच्छी से रख सकते हैं। ठीक है। और सबकी बात करें। और शर्म ना आए ये कहने में कि हम हिंदू हैं, शर्म ना आए ये कहने में कि हम भगवान श्री राम के अनुयायी हैं, ये भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, ये महादेव। मुझे नहीं पता वो कौन लोग थे जिन्हें 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में अपने आप को हिंदू कहने में शर्म आती थी। मैं ऐसे लोगों को नहीं जानता। मैं भी यूपी से आता हूं, मुझे तब भी अपने आप को हिंदू कहने में इतनी कोई दिक्कत होती नहीं थी। शरद प्रधान जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर असीम वकार साहब के पास जाऊंगा, फिर डॉक्टर अजीज के पास जाऊंगा। जी, हिंदू के नाम पर, हिंदू के कहने के नाम पर उनको जेल में ठूस दिया जाता था। मंदिर पे अगर लाउड स्पीकर लगा हुआ है, ठीक है, मंदिर पे तुम्हें लाउड स्पीकर लगा, जेल में ठूसो। ठीक है। तुम मंदिर के दीवार बनवाना चाहते हो, बंद करो। ठीक है, मुसलमानों से इजाजत लो। आज हो गया, हो गई मैडम, आपने इतनी कह दी। शरद प्रधान जी काउंटर करना चाहते हैं। शरद प्रधान जी। भाई मुझे एक बात अनिला सिंह की बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि हम जीतने के लिए राजनीति करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। और इसी वजह से बीजेपी सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स को टिकट देती है। ये एडीआर की रिपोर्ट है, मेरा कहना नहीं है। पिछले चुनाव में भी सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स इन्हीं की पार्टी से थे। अब जीतने से लेना देना है तो क्या फर्क पड़ता है, क्रिमिनल है तो चलता है। बस मुसलमान नहीं होना चाहिए इनके लिए। दूसरी बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बात जो कही जाती है बार बार, हर इनका बात जो है वो इस तरफ डायरेक्टेड होती है, किस तरह पोलराइज करें कि साहब ये झूठा नैरेटिव कि हिंदू कहने में शर्म आती थी। अरे भाई, खाली हिंदू कहने से हिंदू नहीं बन जाता है। क्या बीजेपी वाले बताएंगे कभी जिंदगी में उन्होंने और कुछ काम करें सिवाय चिल्लाने के कि हम हिंदू हैं? जो हिंदू धर्म कहता है, क्या कभी महिलाओं के साथ जो रेप्स होते हैं उसके खिलाफ बोली है? कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोली है? ठीक है। यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये भी उसी परिवार से आती हैं। जरा बताएं कितना भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ कभी बोला है? मिलावट के खिलाफ बोला है? कालाबाजारी के खिलाफ बोला है? बच्चों के खिलाफ अत्याचार होते हैं? बस खाली चिल्ला के हिंदू बोल दिया तो हिंदू हो गए। अरे हिंदू बनने के लिए पहले अच्छे इंसान बनना पड़ता है। लेकिन शरद प्रधान जी, एक बात ये बिल्कुल सत्य है, चाहे इसको हम कैसे भी घुमा के फिरा के देख लें, उत्तर प्रदेश की राजनीति में चाहे धर्म हो चाहे जाति हो, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। टीवी पर डिबेट में शायद ये कहना अच्छा ना लगे बहुत लोगों को, लेकिन सारे समीकरण उसी के हिसाब से बनाए जाते हैं। ये आपको ही पता है, ये मुझे ही पता है। सब और सारी पॉलिटिकल पार्टीज यही करती हैं। बिल्कुल। तो इसमें इस पूरे खेल में कोई एक से बढ़कर बेहतर नहीं है, कोई दूध से धुला नहीं है। ये खेल सभी लोग खेल रहे हैं। काशी को लेकर बड़ी सारी बातें हो रही थी। काशी के बाद अब मथुरा का कुछ ऐसा आह्वान करने लगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर। पहली बात तो इस इंटरव्यू में यही निकल के आई कि योगी जी आदित्यनाथ ने कह दिया मैंने अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ट्वीट ही नहीं देखा। अब ये देखिए, आपस में बात ही नहीं करते हैं कि कौन कहां जाकर क्या बात करने वाला है। लेकिन कुल मिलाकर जो ये पूरा एक बड़ा हमला था, एक सोची समझी जो मथुरा को उठाने की बात थी, इस पर हमने कोशिश करी मुख्यमंत्री का मन जानने की। उन्होंने क्या कहा, आपको पहले वो सुनवाते हैं। क्या मथुरा में मंदिर या जन्मभूमि का जो स्थान है वहां पर वो मस्जिद हटना क्या आपके एजेंडे में है? मथुरा में तो भगवान कृष्ण की ही पूजा होती है, अयोध्या में भगवान राम की पूजा होती है, काशी में बाबा विश्वनाथ जी की पूजा होती है, मथुरा में भगवान कृष्ण की पूजा होती है, बरसाना में राधा रानी की पूजा होती है। मुझे लगता है कि ये सभी राजनीतिक एजेंडे से ऊपर नहीं, सोशल मीडिया पे मैसेजेस चल रहे हैं कि योगी जी दोबारा आएंगे तो मथुरा में वो मस्जिद हटेगी। मैं तो जाता ही हूँ। मैं मथुरा अभी हाल ही में गया था, 15 दिन पहले मैं गया था। नहीं, सत्ता में दोबारा आएंगे तो मस्जिद हटेगी। देखिए मैंने क्या कहा, आस्था का सम्मान हमारी प्राथमिकता है, हम आस्था का सम्मान कर रहे हैं। और मथुरा में किसी से भी पूछेंगे कि मथुरा में किसकी पूजा होती है तो हर व्यक्ति कहेगा कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा मथुरा में होती है, राधा रानी की लोग वहां आराधना करते हैं। तो फिर
बनने और बिगाड़ने, पूजा तो आस्था का प्रश्न है, इसमें बनने बिगाड़ने की बात ही कहां से आ जाएगी? तो जो जैसा है चलेगा। हमने कहा ना, आस्था का सम्मान सरकार कर रही है, तो कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। क्योंकि आपके डिप्टी ने एक ट्वीट कर दिया था, उन्होंने लिख दिया कि अब बारी मथुरा की। नहीं, मैं क्या करूं, किस परिप्रेक्ष्य में है, अभी मेरी इस पे चर्चा नहीं की है, लेकिन मुझे लगता है कि मथुरा तो आस्था का प्रतीक है और आस्था के प्रतीक का सम्मान सरकार हमेशा करती है, करती रही। अनिला जी, आपसे ही शुरू कर सकता हूं। मथुरा की बात जो करी गई है, किस परिप्रेक्ष्य में बात करी है? योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि देखिए आस्था का विषय है, जो जैसा चलता है या चलता रहेगा। आस्था का विषय है, बिल्कुल जैसा चलता है वैसा चलता भी रहना चाहिए। जिन लोगों ने बीच में अड़चने लगाई वो अड़चने खत्म कर देनी चाहिए। मैं समझा नहीं, दोबारा से बता दीजिए, कौन सी अड़चने और क्या खत्म करने की बात कर रही हैं आप? नहीं, बीच बीच में अड़चने आती रहती है ना। 1669 में भी एक अड़चन आ गई थी, ठीक है ना। ऐसे ही हमने देखा कि रामलला मंदिर का भी अड़चन आई थी, वो अड़चन भी फिर आप हटाई कहते गई हैं थी। कि देखिए हम तो अपने काम पर वोट मांगने जा रहे हैं, इतना ही आपको कॉन्फिडेंस है अपने काम पर, तो ये अड़चने हटाना और मथुरा को बीच में लेके आना, ये कहां से आ जाता है? भाई आप हिंदू हो, पूजा पाठ करते हो, काम पे आने से पहले मुझे नहीं मालूम कि आप ईश्वर को मानते हैं कि नहीं मानते। अगर मानते हैं तो आप अपने मंदिर में प्रणाम करके जाते होंगे, फिर काम पे निकलते हैं। ये कहते कि भगवान कुछ नहीं, भाई बाहर पे जाओ भगवान, मैं तो केवल काम करूंगा। ठीक है, जो एथीस्ट है, जो नहीं मानते होंगे, उनके लिए ये होता होगा। हम भगवान को भी मानते हैं, उनको भी बिल्कुल याद करते हैं, पूजा पाठ धर्म जो करना। श्री कृष्ण की बात हो रही है तो मैं तो श्री कृष्ण को मानता हूं, जिन्होंने कहा था कर्म ही पूजा है और वही काम मैं करता हूं। लेकिन डॉक्टर अजीज खान, ये जो अब पूरा मथुरा की जो बात इसमें आ गई है, पोलराइजेशन के ऊपर, जैसे आपके ऊपर तुष्टीकरण का आरोप लगता है, अब वो कह रहे हैं आस्था का विषय है। अगर जनता को, अगर जो लोग हैं मथुरा के या जो लोग हैं उत्तर प्रदेश के, उनको अगर लगता है कि योगी आदित्यनाथ के राज, उनको दोबारा मौका दिया जाए और जो भी उनके आस्था के कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाया जाए, तो उसमें गलत क्या है? देखिए अंकित जी, जितनी बार दौरा माननीय मोदी जी ने किया, उस दौरे में बार बार उन्होंने कहा विकास की बात कर रहा हूं, महंगाई की बात कर रहा हूं, बेरोजगारी की बात। मुझे लगा इन सब मुद्दों से सरेंडर कर गए। अब मुझे लग रहा है ये मुद्दा रह नहीं गया उत्तर प्रदेश में और देश में, क्योंकि सारी चीजें ठीक हो गई, महंगाई भी ठीक हो गई, सब कुछ सस्ता हो गया, पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी घट गई, गैस की कीमतें भी घट गई, खाने के तेल भी घट गए, तमाम चीजें हैं वो भी घट गया। और बेरोजगारी, आप देख रहे हैं ना किस तरीके से लाठियां चली हैं आज, कैसे कैसे पुलिस ने मारा है जो बेरोजगार है, जिन लोग जो लोग नौकरी मांगने आए थे, उनके ऊपर कैसे लाठियां चली, देखा आपने? सर मैंने देखा, लेकिन अखिलेश जी फिर जाके रैली में बोल देते हैं कि जिन्ना को हमारे गांधी जी के साथ खड़ा कर देते हैं, नेहरू जी के साथ खड़ा कर देते हैं। आप खुद मौका दे देते हैं बीजेपी को ये खेलने का। देखिए अंकित जी, वो मौका खुद ढूंढते हैं। उन्होंने ऐसी कोई बात ही नहीं कही थी, उन्होंने कहा था एक साथ पढ़े थे, और वो आप डिनाई नहीं कर सकते। आप वो हम लोग कोई भी डिनाई नहीं कर सकते, एक साथ पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, एक विचारधारा होना वो जरूरी नहीं है। आपके साथ तमाम लोग पढ़ते होंगे, अच्छे बुरे लोग, ये जरूरी नहीं कि जो आपकी विचारधारा हो उनकी विचारधारा हो। और बुरे लोगों का सर, मैं जो मेरे साथ पढ़ते थे मैं उन्हें याद भी नहीं रखता। आपको क्या चुनाव में जरूरत पड़ जाती है ये लॉलीपॉप देने की बीजेपी को? सर मेरी बात सुने आप। देखिए एक बात आप समझिए, उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कही थी, क्या कही थी, वो सबको पता है। क्या कहा था, परिप्रेक्ष्य तो जैसे बीजेपी पे आरोप लगता है, वो ये भी मान लेते हैं कि समाजवादी पार्टी भी थोड़ा सा चाह रही थी एक तरफ का वोट को साधने की कोशिश में जिन्ना का नाम ले दिया। देखिए समाजवादी पार्टी क्या चाह रही है वो बुंदेलखंड की जनता बता रही है। कल से वहां पे जिस तरीके से देख रहे जन सैलाब उमड़ रहा है, ठीक है। आज का वहां पे रैली आपने देखा, क्या जन सैलाब उमड़ रहा है। कल आप देखिएगा वहां झांसी में क्या स्थिति होगी, पूर्वांचल में क्या स्थिति पैदा हुई है। पूरी रात रथ चला है और पूरी रात किस तरीके से जन सैलाब पूरी तरह से उमड़ गया। अब ये जन सैलाब वोट में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, ये तो जब आखिरी वोट गिना जाएगा तभी पता चलेगा। पर असीम बकार साहब, आप इस ट्वीट को कैसे देखते हैं? योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि देखिए लोगों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। ओवैसी साहब की अभी इस पे जो मथुरा वाली बात है उससे प्रतिक्रिया आई नहीं, तो आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है इस पे? मैं अपनी पर्सनल प्रतिक्रिया पहले दे दूं। पहले वो अपने सम्मान की लड़ाई लड़ लें, अपने को बचा लें, बाद में वहां जाकर मथुरा की बात करें। सर वो तो 325 का दावा कर रहे हैं। खुद बहुत परेशान है। मैंने आपसे क्या कहा कि देखिए पूरा उत्तर प्रदेश पक्ष और विपक्ष वो सब जानता है कि केशव प्रसाद मौर्य जी की क्या हालत हो गई है। और
क्या मामला चल रहे हैं, मुंह से मत कहलाइए, वो अपनी लड़ाई पहले लड़ रहे हैं। एक कुछ वीडियो भेज दूंगा आपको, वीडियो भेज दूंगा, देख लीजिएगा। आप लोग चलाते नहीं उस तरह के, लेकिन जो वीडियो भेजूंगा वो बीप करके चला दीजिएगा, जहां जहां गलत लगे बीप चला दीजिएगा। सोशल मीडिया बहुत तेज है, और सोशल मीडिया की खूबी बता दूं आपसे कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आंख मूंद लेता है, चलाता नहीं है, सोशल मीडिया वो भी दिखाता है। सर हम तो आपकी गाली भी सर आंखों पे ले लेंगे, हमें तो आदत पड़ गई है। जो जिस तरफ की पार्टी के लोग भी आते हैं हमें यही कहते हैं बीप करके दिखा दीजिएगा। मैं चाहूंगा कि बीप वाली कोई भी चीज ना तो कोई कहे और ना मुझे दिखानी पड़े, उसी में बेहतर है। पर शरद प्रधान जी, क्यों जरूरत पड़ गई भारतीय जनता पार्टी को अब मथुरा की बात करने की? क्योंकि ये तो पुराना नारा होता था ना, वो काशी, अयोध्या और काशी के बाद जो मथुरा की बारी का नारा होता था। हाँ होता था। तो देखिए अंकित, बड़ा सिंपल है इसका रीजन, जो सामने देख, अब बिल्कुल मतलब उसको प्रूव करने की फर्दर जरूरत नहीं पड़ेगी। 2013 में जो बीजेपी ने मुजफ्फरनगर दंगे करवाए थे, उसकी वजह से वहां पे हिंदू पोलराइजेशन इजी हो गया था, बिकॉज हिंदू मुस्लिम डिवाइड था। 67 लोग मर गए थे उसमें, और करीब 58,000 मुस्लिम्स वहां से डिसलोकेट हुए। सर आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बस आपको माफी चाहूंगा, टोक रहा हूं अभी, क्योंकि किसी भी कोर्ट ने किसी तरीके से अभी कहा नहीं है, तो कम से कम ये हम अभी फिलहाल फैक्चुअली ना कहें कि बीजेपी ने कराए थे। बहरहाल दंगा हुआ था, चलिए ये कह देते हैं दंगा हुआ था जी, उसकी वजह से जो पोलराइजेशन इजी हो गया था बीजेपी के लिए। तो वहां पे जो कम्युनल डिवाइड हुआ, हिंदू मुस्लिम डिवाइड, जाट्स एंड मुस्लिम्स इन पर्टिकुलर, वो इस किसानों के आंदोलन ने उनको रीयूनाइट कर दिया। अब वो बीजेपी के लिए मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न हो गया, क्योंकि इनको लगा कि अब यहाँ तो हमारी जो 109 सीटें इन्होंने जीती थी 130 में से, अब हो गया कि अब ये क्या हालत होगी, कहां जाएंगे। तो वो उस घबराहट में ही ये रोल बैक भी किया गया, प्राइम मिनिस्टर ने जो रोल बैक किया जी। उसके बाद इनको लगा कि उससे भी काम नहीं चला, तो अब इनको लगता है कि घूम फिर के वही जो पोलराइजेशन वाला, तो इन्होंने अपने इनके सारे डिफरेंट विंग्स जो हैं अलग अलग कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। तो वो एक हिंदू महासभा की जो विंग है, भारत अखिल भारत उसका नाम है, अखिल भारत हिंदू महासभा, उसने ये शगुफा छोड़ा कि हम वहां पे मार्च निकालेंगे और मूर्ति स्थापित करेंगे शाही वो मस्जिद जो है वहां पे उसके बगल में कृष्ण जन्मभूमि में। तो वहां उसको लेकर के योगी का सरकार ने इमीडिएटली कहा कि हम वहां 144 लगा रहे हैं और 5 जनों से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते, फ्लैग मार्च भी हो गया। जीतने की, देखिए दोनों तरफ ये बड़े तरीके से किया जाता है, दोनों तरफ से कवायद तो सबको करनी चाहिए पूरी तरीके से, पर माहौल खराब करने में शायद इस तरीके की जो भाषण है। प्लीज कंप्लीट कर लेने दीजिए। जी जी। तो केशव प्रसाद मौर्य ने उसमें सोने में सुहागा कर दिया कि उन्होंने ट्वीट भी कर दिया। अब बात इनके लिए कंप्लीट हो गई, माहौल क्रिएट हो गया, और गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो है ये दिखाएगी कि हम रोक रहे हैं। ऐसे ही अयोध्या में भी किया गया था उस जमाने में। माहौल बिगड़ना नहीं चाहिए, सबसे जरूरी ये है। लेकिन दूसरी बात बहुत सारी बातें कर रही हैं शरद जी, मैं अखिलेश के बारे में भी कुछ कहना चाह रहा हूं। जी। ये जो जिन्ना वाली बात थी, मैं इनको डॉक्टर अजीज खान को करेक्ट करना चाह रहा हूं, वो भी सही नहीं है कि वो सब लोग एक ही कॉलेज में गए थे। वहां पे 3 कॉलेजेस हैं, इनर टेम्पल जिसमें जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी गए थे, मिडिल टेम्पल जिसमें सरदार पटेल गए थे, और लिंकन्स इन जिसमें ये गए थे जिन्ना। तो वो भी फैक्चुअली भी करेक्ट नहीं था वो स्टेटमेंट, बेवकूफी का स्टेटमेंट तो था, लेकिन फैक्चुअली और उन्होंने हैंडल दे दिया योगी आदित्यनाथ को। सर फटाफट अपना पॉइंट कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद एक और बाइट सुनवाता हूं आपको। लॉ एंड ऑर्डर पर एक बड़ा चुनाव के ऊपर बात हो रही है। असीम वकार साहब। नहीं देखिए, शरद प्रधान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और जितना घबरा गए थे आप शरद प्रधान साहब की बात पर, मुझे नहीं लगता कि आपको इतना घबराना चाहिए था। सर मैं तो आपका बस नहीं चल रहा था कि कैसे शरद प्रधान साहब को बोलने से रोक दिया जाए। सर मैंने कहा ना, आपकी सारी बातें सराखों पर, जैसे अनिला जी के फैक्ट चेक कर रहा हूं वैसे आपके भी करूंगा। और शरद प्रधान जी मेरे बहुत सीनियर कुलीग हैं, पर अगर कहीं ना कहीं कोई फैक्चुअली कोई बात कही जाएगी तो मेरा काम है उसको ठीक करना। आपके एजेंडे में और आपकी पॉलिटिक्स में फिट होता होगा सर, मैं उससे थोड़ा सा परे हूं, मैं बीच में बैठा हुआ हूं। तो एक लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो बात कही गई है, योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा कॉलिंग कार्ड जो है, समझ लिया, और जो आपने कहा वो भी जनता ने समझ लिया। बहुत खुशी की बात है सर, जनता बड़ी समझदार है। कम से कम इस बात से मैं आपकी सहमत हूं कि जनता बड़ी समझदार है। जो आप कह रहे हैं वो भी समझ रही है, जो मैं कह रहा हूं वो भी समझ रही है। ये सबसे बढ़िया बात है। जो लॉ एंड ऑर्डर पे योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में जो काम हुआ है, ऐसा काम शायद पहले कभी नहीं हुआ, उस पर उन्होंने क्या कहा, उस पर फिर बात करेंगे थोड़ी और आगे। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हर नागरिक 2017 के पहले
2017 के पहले सुरक्षा के भीषण संकट से गुजर रहा था। प्रदेश के अंदर 12 से लेकर के 17 के बीच में लगभग 300 से अधिक दंगे हुए। इन 300 से अधिक छोटे बड़े दंगों को अगर आप देखेंगे तो सर्वाधिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुए। दूसरा, असुरक्षा का भयंकर स्थिति थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कोई बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी, कोई कामकाजी महिला कार्य पे नहीं जा पाती थी, कोई किसान अपने खेत में नहीं जा पाता था। ये जो स्थितियां थी, हमारी सरकार आने के बाद पूरा सिनेरियो बदला और ये सुरक्षा का बेहतर वातावरण जाति, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठ करके हर एक नागरिक को सुरक्षा का बेहतर वातावरण दिया है। 4.5 वर्ष में 5 वर्ष में कोई दंगा न होना। अजीज खान साहब, 2012 से 17 के बीच के कुछ आंकड़े योगी आदित्यनाथ ने दिए और उन्होंने कहा कि आपकी सरकार में सिर्फ दंगे होते थे, उन्होंने सुरक्षा का वातावरण दिया है। सर एक लाइन बोलना चाह रहा था मैं इसी पर। सर आपके पास आ रहा हूं सर, एक बार उनसे ले लो जरा, क्योंकि उन्हीं की सरकार के ऊपर बोला है। अब उनका वक्त लेना चाह रहा था। नहीं, मैं एक लाइन बोलना चाह रहा था, अजीज भाई से वक्त चाहता हूं खाली। एक ही लाइन ले लीजिए। लाइन दे दूं एक ही लाइन ले लीजिए। योगी जी बोल रहे हैं कि कानून व्यवस्था पे, कानून व्यवस्था पे योगी जी बोल रहे हैं। आप समझिए कितनी बढ़िया बात बोल गए कि ऐसी बेहतरीन कानून व्यवस्था कि जितने ब्राह्मण अपराधी थे वो ईश्वर को प्यारे हो गए, जितने मुस्लिम अपराधी थे वो सब चले गए जेल, और अभय सिंह, ब्रजेश सिंह, ब्रजभूषण शरद सिंह, अजय सिंह सब पहुंच गए सरकार में। हाँ, इससे बढ़िया कानून व्यवस्था कहाँ मिलेगी आपको? सही बात है। ऐसी कुछ आप भी बनाएंगे अगर आप कहीं मिले तो बताइए मुझे, मैंने जो नाम लिए हैं को आप भी लेना चाहते हैं। पर डॉक्टर अजीज साहब, आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार पे सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि दंगों की सरकार थी आपकी। देखिए, अब दंगा नहीं होता है, अब मॉब लिंचिंग होता है, और जो मॉब लिंचिंग करता है उसको फूलमाला पहनाया जाता है। यह फर्क आ गया, उसका रूप बदल दिया और बड़े स्तर पर रूप बदला है। और हमारी जब सरकार थी तो दंगा करता कौन था? दंगा यही लोग करते थे। वो सरकार में आ गए, जाहिर सी बात है दंगा रुक गया। एक बात। दूसरी बात मैं कहूं, कानून व्यवस्था की बात आप समझे ना, कानून व्यवस्था तो वाकई में बहुत बेहतर हुआ और मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूं। भाई कासगंज में एक लड़का, उसको दिखाया गया 5 फीट के हाइट के एक लड़के को कि 2 फीट की हाइट से उसने लटक करके आत्महत्या कर लिया। ऐसा संभव है? हास्यास्पद है। अब इससे बेहतर कानून व्यवस्था क्या हो सकती है? पर डॉक्टर अजीज खान साहब, दंगा वर्सेस दंगा तो राजनीति नहीं हो सकती। मतलब आप अपना रिकॉर्ड इससे डिफेंड तो नहीं कर सकते कि देखिए दंगे ये लोग कराते थे, हम कंट्रोल नहीं कर पाए, अब ये लोग आ गए तो कंट्रोल हो गया। दंगा, अरे भाई मैंने आपका कहा ना, जब दंगाई सरकार में आ गए तो दंगा कौन करेगा? मेरी बात सुनिए ना, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि इससे बेहतर सरकार नहीं होगी। कि आप समझिए दंगा से भी खतरनाक है मॉब लिंचिंग। इस तरीके से जो डेथ हो रहे हैं ना, अब तो पुलिस जो रखवार थी वही क्रिमिनल हो गई है। अनिला सिंह जी आप पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। एक तो आपको दंगाई कह रहे हैं कि दंगाइयों की सरकार है। बिल्कुल आरोप नहीं, ये सच्चाई है। बात सुनिए ना। अरे सर, आप तो इतने बड़े पत्रकार हैं देश के, आपको नहीं मालूम कि लखीमपुर में कैसे कुचला गया? बिल्कुल मुझे तो मालूम है सर, पहले अनिला सिंह जी से पूछ तो लूं। आपको नहीं मालूम कि आगरा में अरुण वाल्मीकि को किस तरीके से उस पे आरोप लगा के उसका मर्डर कर दिया गया? सर अनिला जी को जवाब तो देने दीजिए, आपने आरोप तो लगा दिया, जवाब तो देने दीजिए उन्हें। अनिला जी, गोरखपुर में क्या हुआ पूरे देश ने देखा। जी अंकित जी बताइए। यहाँ पे आप पे आरोप लगा रहे हैं कि दंगा आप लोग कराते थे, अब सरकार में बैठे हैं इसलिए दंगे कंट्रोल हो गए। महोबा में एक मिनट, दंगे हम करवाते थे, दंगे हम कराते थे 2013 में सरकार हमारी थी। कांग्रेसियों के साथ मिलकर आप लोगों ने कराया। डॉक्टर साहब आपने बोल दिया सर, डॉक्टर साहब आपने बोल दिया, उनको बोलने दीजिए। छोड़ दो, हिंदुओं को जेल में डाल दो, सब लोगों ने सुना है, सब लोगों ने देखा है, ठीक है ना? ये वही आजम खान है ना, ये वही आजम खान है। सुन लो डॉक्टर अजीज खान, आप क्यों इतना बेचैन हो रहे हो भाई? आप लोग, आपके दो चार प्रवक्ता है आपकी पार्टी में जो बहुत तमीज से डिबेट करते हैं, आप भी उनमें से हैं। आप सुन लीजिए। आजम खान साहब कहा, अरे भाई साहब क्या बात हुई? डॉक्टर साहब मुझे पता है 120 डॉक्टर साहब हो गया। डॉक्टर साहब ऐसे ना करें, अब आपने अपनी बात कह दी, उनकी बात सुन लीजिए। परेशान हो जाते हैं जी। देखिए ऐसा है आप अंकित जी अभी आप कह रहे थे भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं और कर्म योगी है, बिल्कुल कर्म करना चाहिए और हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए।
जब इतना आपको ज्ञान है भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो महाभारत भी सुनी होगी और ये भी पता होगा कि पांडव और कौरवों में क्या हुआ था। ठीक है, तो हम तो पांडव है, ये कौरव है, सीधी सी बात है। और ये कौरवों की तरह इनकी सेना बढ़ती चली जा रही, जाने किस किस को अपनी सेना में ये शामिल करते चले जा रहे। जीत पांडवों की हुई थी, और चाहे मथुरा के विषय को लेकर जितनी भी गाली दें कृष्ण भक्तों को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। विकास के बारे में डिबेट कितनी होती है। आपके गठबंधन में 9 पार्टियां हैं अनिला जी, उनके में अभी 9 पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। बता तो दिया, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। 9 कह लो चाहे 10 कह लो, यहाँ पे ओवैसी साहब के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ठीक है, वकार साहब, इनकी पूरे पार्टी में, पूरे केंद्र संगठन में देख लो, एक भी हिंदू नहीं है। आप हमसे पूछते हो मैं बिल्कुल पूछूंगा, को टिकट दोगे कि नहीं दोगे, इनसे पूछो ना। मैं उनसे भी पूछता हूं, आकर चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब आपने मुझे सवाल बता दिया, मैं उनसे पूछ लूंगा, पर उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपने मुझे कर्मयोगी कहा, मैं इस लायक तो नहीं हूं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत पढ़ जरूर लेता हूं, गीता तो पूरी नहीं पढ़ी है। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि उत्तर प्रदेश में साल 2020 में 6,126 दंगे के केस रजिस्टर हुए हैं, साल 2019 में 5,714 केस रजिस्टर हुए हैं, साल 2018 में 8,908 दंगे के केस रजिस्टर हुए हैं, साल 2017 में 8,990 हुए हैं। इसके अगर मैं तुलना करूं पिछली सरकार से तो 7.2% दंगे के केस बढ़ गए मैडम। एनसीआरबी का डेटा है, ये कहीं से और नहीं लेकर आया हूं। नहीं अंकित जी, मैं नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप एनसीआरबी का डाटा लेकर आए, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले भी हैं, राष्ट्र चैनल में आप डिबेट्स कराते हैं, तो आप मुझे बता दो एक भी बड़ा दंगा। अरे नाम लेके बता दो, नाम लेके बता दो आप। एनसीआरबी झूठ बोल रही है क्या? एनसीआरबी झूठ बोल रही है? बता दो क्योंकि सरकार दंगे की धारा तो सरकार लगाती है। मैं आपसे ससम्मान पूछती हूँ, मैं भी आपको ससम्मान जवाब दे रहा हूँ। दंगे की धारा तो सरकार लगाती है, मैं तो लगाता नहीं हूँ। नहीं, मुझे आप उदाहरण दीजिए ना कि अनिला सिंह जी उस शहर में फलाना जगह दंगे हुए, कम्युनल तो मैं ये मान लूं कि एनसीआरबी की गलती है। भाई मुझे नहीं मालूम, मैं तो नहीं कह रही हूँ, ये आप कहना चाहे कह सकते हैं, मैं तो नहीं बोल रही, मैं तो आपसे उदाहरण मांग रही हूँ ना। भाई मेरा ज्ञान बढ़ा दीजिए, मेरी जानकारी। मैडम मैंने तो इतना सारा ज्ञान बढ़ा दिया, एक एक आंकड़ा देके इससे ज्यादा ज्ञान बढ़ाने का शायद समय पूरा इसमें शो में ही निकल जाएगा। पर असीम वकार साहब, एक सवाल अनिला जी ने जो पूछा उसका जवाब तो आपको देना चाहिए। आप कहते हैं और बाकी लोग भी कहते हैं, देखिए बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देती, आपकी पार्टियों में हिंदू को टिकट मिलेगा क्या, या आप भी जीतने वाले को सिर्फ देंगे और आपकी पार्टी में जीतने वाला मुसलमान नहीं हो, हिंदू नहीं हो सकता? सर औरंगाबाद में हमारे जो कारपोरेटर हैं उनमें से करीब 9 कारपोरेटर जो हैं, 9 या 10 वो गैर मुस्लिम भाई हैं, हमारे हिंदू भाई। और हम हिंदुओं से परहेज नहीं करते, हिंदू भाई हैं हमारे। बिना हिंदुओं के देश ही मुकम्मल नहीं है सर, और बिना हिंदुओं के मुसलमान मुकम्मल नहीं है सर। 80% है, मैं आपको चैनल पर बोल रहा हूँ। हम सोच ही नहीं सकते बिना हिंदुओं के हिंदुस्तान या बिना हिंदुओं के मुसलमान। दूसरी बात, गुजरात में हमारे पास हमारे हिंदू भाई कारपोरेटर हैं, हैदराबाद में हमारे जो 44 कारपोरेटर हैं उनमें भी हमारे करीब करीब मैं समझता हूँ 15-20% जो है वो हिंदू भाई हैं। बिहार में हमने हिंदुओं को टिकट दिया, पिछली बार उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को टिकट दिया, हमने महाराष्ट्र में भी हिंदुओं को टिकट दिया, दलितों को भी दिया, और आप देखिएगा अभी चुनाव हो रहा है इसमें भी देंगे, और बड़ी ताकत में देंगे, पूरी ताकत से देंगे। और मुसलमान हमारे हिंदू कैंडिडेटों को वोट भी देता है। एक भी हिंदू है मैम? टिकट की लड़ाई लड़ने, पहले आप टिकट तो दे दीजिए, फिर उसके बाद दोनों एक साथ में आ जाएंगे। मैडम आइए तो मैं तो गिना दूंगी कि हमारे केंद्रीय संगठन में कितने मुसलमान हैं, इनके केंद्रीय संगठन में। अरे बहुत है मैडम, बहुत है, लिस्ट दे दूंगा आपको। है क्या कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दल जो है ना, जो तुष्टीकरण में इतने डूबे हुए हैं, तभी यहाँ पे वकार साहब कह रहे बिना हिंदुओं की तो कोई मुकम्मल जहां मिल ही नहीं सकता। हिंदुस्तान में हिंदुओं के बारे में ऐसे बोलने वाले 80% हिंदू यहाँ पे रहते हैं, और हमें बता रहे मुकम्मल जहां। मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया है, मुझे बताया जा रहा है कि समय बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं जाने से पहले योगी आदित्यनाथ ने 325 सीटों का दावा किया। फटाफट आप लोगों से जानना चाहता हूं, 325 सीट आ पाएंगी और किसको कितनी सीट आएंगी? अब दावे तो सभी लोग कर रहे हैं, तो आप लोग भी कर दीजिए, कम से कम मेरे पास रिकॉर्ड रहेगा किसने कितना कितना बोला था। डॉक्टर साहब आपसे शुरू करता हूं, कितनी सीट आ रही है बीजेपी, कितनी आपकी? देखिए बीजेपी के 25 मानो आप, 300 हटा दो, ये बिल्कुल फैक्ट बताओ और इसको नोट कर लीजिए, आने वाले वक्त आपको पता चल जाएगा। कर लिया, बस सर एक लाइन।
350 प्लस समाजवादी पार्टी। अनिला जी 325 जो योगी जी ने कही है या उससे ऊपर जाने का कहीं आपका दावा है? जो मेरे मुख्यमंत्री ने कहा है मैं उसी की बात को बार बार दोहराऊंगी कि जो उन्होंने कहा है मैं वही कहूंगी कि उन्होंने अगर 325 कहा है तो मैं भी 325 कहूंगी। हाँ, पर समाजवादी पार्टी के जो नेता है उन्होंने 400 प्लस कहा है, तो इनसे पूछ लीजिए 403 आएंगे, 404 आएंगे, 403 वो देख लेंगे। असीम वकार साहब फटाफट, क्योंकि आप मुझे लगता नहीं कि पूरी सीटों पर चुनाव भी लड़ेंगे, तो कितनी सीट आपकी आने वाली है? नहीं, मुकम्मल बता दूं आपसे। देखिए, वो कितनी लड़ेंगे कितनी आएंगी वो अलग की बात है, लेकिन जो असल मुद्दा वो ये है कि अनिला सिंह जी परेशान बहुत हैं, और अगर हम हिंदुओं को भाई बनाते हैं तो इनको तकलीफ होती है। ठीक है सर, पता नहीं क्यों तकलीफ होती है। आप मुसलमान के बिना हिंदुस्तान की सोच सकती है। सर मेरे पास बिल्कुल समय खत्म हो गया। आई एम रियली सॉरी शरद प्रधान जी, जस्ट योर आपका प्रेडिक्शन सर, बिल्कुल समय खत्म हो गया। बार-बार खत्म करने के लिए बदलिए शरद प्रधान जी, आपका प्रेडिक्शन मैडम बदलिए अपने। वेल मेरा मानना ये है अंकित की सीट बड़ी टक्कर होगी यहाँ पे, और बीजेपी के लिए राह बड़ी मुश्किल है, क्योंकि 325 के जो ख्वाब देख रहे हैं वो तो नामुमकिन है। ठीक है, लेकिन ये भी है कि इस बार टफ फाइट होगी। कहां पे लैंड करते हैं अभी, किस तरफ जीत गिरेगी ये जनता तय करेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जो पूरा इंटरव्यू थी उसकी बड़ी बातें पर यहां पर बहस कर रहे थे। लोकतंत्र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव से जुड़ी सभी खबरों के लिए आपके पास सिर्फ एक ही डेस्टिनेशन है, टाइम्स नाउ नवभारत। जुड़ रही है हमारे साथ।